चलिए नाजरीन, खबरों के सिलसिले को यहाँ रोकते हैं और अब आपको एक खुसूसी नशरियात की तरफ ले चलते हैं, जहां पर डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ खुसूसी बातचीत की। खुशामदीद, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी खास मुलाकात, और लगातार कोशिश ये रही कि जम्मू कश्मीर से मुंसलिक जितने भी मामलात हैं उन पर हम गुफ्तगू करें इसमें। और पिछले कई हफ्तों से लगातार आपने देखा कि इस प्रोग्राम में हमने बात की जम्मू कश्मीर के हवाले से, और स्पेशली 5 अगस्त के बाद जो कंटिन्यूसली सिचुएशन बदल रही है, हर दिन कोई ना कोई नई सिचुएशन सामने आती है, उसको पॉलिटिकली कैसे देखा जा रहा है, इकोनॉमिकल फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है, और उस पर हम लगातार आज भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारी जो मेहमान है वो मोहताज तारुफ बिल्कुल भी नहीं है। सियासत में कदम पहले रखा था, लेकिन इलेक्टोरल सियासत में पहली बार आई और पहली बार ही जीत भी दर्ज की। हमारी आज की मेहमान है डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैम ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि मैं मौजूदा दौर पर आऊँ और आपके डायरेक्टली एज ए डीडीसी चेयरपर्सन बात करूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो पॉलिटिकल करियर में देख रहा हूँ, एक मजबूत पार्टी के साथ आप रही, वुमेंस विंग को हेड करती रही, और अचानक से खामोशी इख्तियार की आपने बहुत देर तक, और फिर अलहदा होकर आपने चुनाव लड़ा। मिशन ठीक नहीं था, लीडरशिप में कहीं गड़बड़ थी, या जो विजन लेकर पार्टी पहले चली थी वो विजन कहीं नज़र नहीं है? शुक्रिया बहुत बहुत गौर साहब। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम। देखिए, जो आपने सवाल पूछा, ये इलेक्शन जो डीडीसी का मैंने लड़ा, इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट तो नहीं था मुझे लड़ने का। इससे पहले मैं बहुत दफ़ा कोशिश की गई थी, मुझे मुफ्ती साहब चाहते थे कि मैं इनफैक्ट 2006 में सियासत में आऊँ, लेकिन मेरा खुद की भी दिलचस्पी नहीं थी, और जाहिर सी बात है बेग साहब का भी अभी उसमें कोई कंसेंट नहीं था, और मुझे अपनी जगह ये सेटिस्फेक्शन था कि बेग साहब है, मैं पीछे से काम कर रही हूँ, आई वॉज़ फुल्ली सेटिस्फाइड, मुझे इसमें कोई ये नहीं था। लेकिन उसके बाद हालात ऐसे हुए कि जब ये डीडीसी का हुआ तो इसमें माऊबा जी ने मुझे बुलाया। मेरी बड़ी बहन है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मेरी फैमिली जैसे हैं वो। पॉलिटिक्स और नो पॉलिटिक्स, लेकिन वो एक रिश्ता है उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला आपको ही देखना पड़ेगा। इनफैक्ट जो मैंडेट्स थे वो तक मुझे कहा कि आप फाइनलाइज़ कीजिए, और मेरी ख्वाहिश है कि आप वागुरा से कंटेस्ट करें। तो मैंने उनसे कहा पहले मुझे बेग साहब से बात करनी है, फिर अपने लोगों से बात करनी है, उसके बाद ही मैं आपसे कुछ कह पाऊँगी। तो मीनवाइल एक माहौल बन गया खुद ब खुद। वागुरा के लोग जो हैं, उस ब्लॉक के लोग हैं, क्योंकि वहाँ मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कुछ काम किया था, हालांकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बशारत साहब के साथ पास वो कॉन्स्टिट्यूंसी पिछले 17 साल से थी, तो हम कट ऑफ हो चुके थे। लेकिन फिर जब वो एनसी में चले गए तो मुझे मौका मिला वहाँ काम करने का 1-2 महीना, तो वो सारे लोग बेग साहब के पास आए, उन्होंने बेग साहब से कमिटमेंट ले लिया एज़ यूजुअल। तो पहले रजिस्ट कर रहे थे बेग साहब, लेकिन कमिटमेंट ले लिया। फिर हालात ऐसे बने कि थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर होने लगा, लेकिन यकीन करें, ये मैं आपको बिल्कुल मैं अपने ऑनर पे ये बात कर सकती हूँ कि ये कोई रीज़न नहीं था पार्टी छोड़ने का, क्विट करने का, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। और ना ही बेग साहब कभी पावर के लिए या किसी चीज़ के लिए पीडीपी को छोड़ते। लेकिन कुछ चीज़ें बाबूबा जी और बेग साहब के दरमियान थी, और जिसको लेके थोड़ा सा ऑन प्रिंसिपल को इन दोनों के दरमियान क्लैश था। और मैं राइट पर्सन नहीं हूँ ना महबूबा जी की तरफ से बोलने के लिए, ना बेग साहब की तरफ से बोलने के लिए, वो उन दोनों के ही दरमियान है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जब बेग साहब ने कुछ भी किया तो उसके बाद भी ना महबूबा जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना बेग साहब की तरफ से स्टेटमेंट है। तो मैं उस डिसेंसी को मेंटेन करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि ये बात जो है अगर वही दो आपस में करें या मीडिया के सामने करें तो बेहतर रहेगा। ऐसा कोई रीज़न नहीं था मेरी तरफ से। आपका पार्टी से बाहर आने की बड़ी वजह जो है वो मुजफ्फर बेग साहब की नाराज़गियाँ जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर थी, ये बुनियाद बनी, आप बाहर आई। और मैं बाहर नहीं आई, बिकॉज मेरी पॉलिटिक्स बेग साहब के साथ जुड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, मैं उनकी अहलिया भी हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने आप को उनका एक पॉलिटिकल वर्कर भी समझती हूँ। बिकॉज जब से पीडीपी बनी 2002 में, जब से बेग साहब रहे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है मैं करती रही काम। और मुफ्ती साहब बड़ा अप्रिशिएट करते थे, वो तो किसी को ऐसे बैठने नहीं देते, जाओ उधर काम करो, उधर काम करो, यू नो, हर एक को यूटिलाइज़ करते थे, हर एक के पोटेंशियल को। सो बैकग्राउंड में या हमेशा काम करते रहे। सो मेरा कोई नहीं था कि मैंने क्विट किया है। जाहिर सी बात है, जब बेग साहब ने एक डिसीजन लिया है तो मैं उनके डिसीजन के साथ थी। एक बड़ा ज़ाती सवाल ये है, अक्सर देखा जाता है कि बाप एक जगह है, बेटा एक जगह है, बहन एक जगह है, माँ एक जगह है। यहाँ पर डिसीजन बड़ा यूनिक है जी, एक ने लड़ाई की करें जनाब हम दोनों बाहर आ रहे हैं जी। ये पॉलिटिक्स से पहली बार ऐसा देखने को मिला। ये बदकिस्मती है, सियासत एक बड़ी गंदी चीज़ है।
ये एक वाहिद एक ऐसी चीज़, आप यकीन करें कभी कभी तो इंसान को बड़ी नफ़रत हो जाती है कि ये सियासत में पर्पज़ होना चाहिए लोगों की खिदमत करना, खिदमत खलक। और मुझे लगता है इससे बड़ी कोई भी इंसानियत के हवाले से कोई बड़ी ये नहीं हो सकती कंट्रीब्यूशन जो इंसान पॉलिटिक्स में कर सकता है। आप अपना घर बार छोड़ देते हो, अपनी फैमिली छोड़ देते हैं, जो दिल से करना चाहते हैं विद ऑनेस्टी। लेकिन ये फिर जब इसमें पावर इन्वॉल्व हो जाता है, जो पावर पॉलिटिक्स हो जाती है, तो इसमें बाप बेटे का भी लिहाज नहीं रहता है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने तो प्रैक्टिकली फेस किया इस इलेक्शन में ऐसी चीज़ें, आप यकीन करें इतने इलेक्शन बेग साहब ने लड़े और उसके बावजूद मैंने लोगों के वो चेहरे पे जो वो होता है ना, वो मास्क उतरते हुए देखा है। मतलब ये पर्सनल सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंसान को कहना चाहिए लोगों के सामने कि जिन लोगों को बेग साहब ने पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, और जो लोग इलेक्शन से 3 दिन पहले मेरे साथ थे और उनका कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं था, यकीन करें आप, लेकिन ये इतनी गंदी चीज़ है कर दी है, ऐसे लोगों ने इतनी अच्छी चीज़ को इतना गंदा बना दिया है कि सम टाइम आई थिंक कि क्या इस वजह से अच्छे लोग इसमें नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसको गलाजत बना दिया। तो जो लोग जिनकी कोई पॉलिटिकल ये नहीं थी बट दे वर एसोसिएटेड विद अस, और उसके बाद मेरे इलेक्शन में उन्होंने ऐसा किया कि 3 दिन तक वो मुझसे थे, लेकिन जब उनको लगा कि शायद बेग साहब ने क्विट कर दिया, अभी हार जाएगी, पीएचडी के खिलाफ कैसे लड़ेगी, वहाँ से दूसरी पार्टी है उसके खिलाफ कैसे लड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तो रातों रात उन्होंने अपनी लॉयल्टी चेंज कर दिया इस बार। अब मैं आई वॉज शॉक्ड, और हालांकि उनका मुझे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं था, बट वो कोई गैर नहीं थे, मतलब मैं हैरान होगी। और हमारे चंद लीडर गए और गले में हाथ डाल दिया उनके, क्योंकि बिकॉज दे वेर affiliated or related to Mr. Beg in such and such way, and that was their qualification. तो इस इलेक्शन ने मुझे, बहुत सारे इलेक्शन बेग साहब के हमने देखे, लेकिन इस इलेक्शन ने मुझे बहुत सारे ऐसे तलख तजुर्बे दिए जिससे मैं कभी कहती हूँ कि यस दिस इज़ द रीज़न कि अच्छे लोग सियासत में नहीं आते। अब जब आपका मैं इलेक्शन टेन्योर देखता हूँ, कैंपेनिंग को मैंने आपका बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ये चुनाव तब हुए जब 5 अगस्त को एक बड़ा यूनैनिमस डिसीजन हुआ, और उस डिसीजन का इफ़ेक्ट अभी भी हम जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर देखते हैं। चुनाव कितना मुश्किल था, लोगों के पास जब आप गए तो किस तरीके से एक्सेप्ट उन्होंने किया? इसमें तो जो पहला सवाल है आपका, उसमें मैं जवाब देना चाहूँगी कि 5 अगस्त के बाद ये पहला पॉलिटिकल आउटरीच था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शंस, और इसलिए इसको लेके बड़ी एप्रीहेंशंस थी, गवर्नमेंट को भी थी और आम लोगों को भी थी। आम लोगों को ये था कि 5 अगस्त का जो डिसीजन लिया, पता नहीं इलेक्शंस कैसे होंगे, कहीं वहीं से तो नहीं लोग इन्होंने लाने और इंस्टॉल कर देने हैं, और गवर्नमेंट को एप्रीहेंशंस थी कि क्या पता पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ आपके थ्रू बताना चाहती हूँ कि पहले तो मैं एलजी साहब को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल इंश्योर किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और हमारी जो एलजी साहब हैं, इन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया। साथ साथ में कश्मीर के नौजवानों को और कश्मीर के लोगों को उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जमहूरियत के साथ हैं। अगर आप उनको कितना पुश टू द वॉल भी करें, क्या भी उनके साथ हुआ है आज तक, तो बहुत कुछ हुआ। आप जानते हैं 30 साल का जो हमारा रहा है, हमारे बहुत सारे नौजवान शहीद भी हो गए, बहुत कब्रें आबाद भी होगी, लेकिन उसके बावजूद जब वो, आप देखिए कश्मीरियों की मेंटालिटी और उनकी सोच क्या है कि जिस वक्त उनको दिया जाता है रास्ता, जिस तरीके से टैग किया जाता है कश्मीरियों का, स्टोन पेल्टर, मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, ठीक है एक मिनॉरिटी में वो रहा होगा वो चीज़, लेकिन आप देखिए कि मेजॉरिटी के लोग जो हैं वो पीस चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, और 5 अगस्त के डिसीजन के बावजूद भी उन्होंने जमहूरियत को तरजीह दी। क्या सफीना बेग यह कह रही है कि 5 अगस्त के डिसीजन को इन टोटो जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव के ज़रिए से एक्सेप्ट किया, और जो पीएचडी एक फार्मूला लेकर आ रही है कि जनाब जम्मू कश्मीर के लोग इस फैसले को नहीं मान रहे हैं, उनका नैरेटिव सही नहीं है? देखिए, पहले मैं आपको ये कहना चाहूँ, जो मैंने ये इलेक्शन लड़ा, ये 8 और 10 दिन के दरमियान लड़ा और कई एरियाज़ में जा नहीं पाई, लेकिन मुझे इसका बेनिफिट क्या मिला कि बिकॉज जिस तरीके का एक तो इन्होंने कंपेन, बड़ा डर्टी कंपेन चलाने की कोशिश की, तो वो लोगों में रिएक्शन हो गया। अब लोग इतने तो संजीदा हैं, समझदार हैं, जानते हैं। दूसरा, जो बेग साहब ने एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एज फाइनेंस मिनिस्टर, जो उनका गवर्नेंस को लेके एक रहा उनका है, उसका भी मुझे बहुत एडवांटेज मिला कि ये लोग दे बिलीव इन वर्क, मैं इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इसके डेवलपमेंटल डायमेंशंस में इसलिए जाती हूँ
कि लोगों के लिए अगर आप काम करते हैं तो लोग उसको याद रखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो इलेक्शन था ये कोई ये नहीं था कोई ऐसा डिसाइड करना कि भाई ये फॉर एग्जांपल पीएजीडी एक लेके आई थी स्लोगन 370 और 35 से। मैं हैरान हूँ कि आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो आपको 5 मिनट में सारी दुनिया की खबर जिसके सामने है टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, आप अभी भी इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि डीडीसी के इलेक्शन से हम 370 और 35 से वापस ले आएंगे। आई थिंक वो जो उन्होंने एक मैनिफेस्टो रखा था उस इलेक्शन का, आई थिंक लोग उसको अंडरस्टैंड करते थे कि भाई इस चीज़ से ये हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, दिस इज प्योरली ए डेवलपमेंटल सफीना बेग का ये माना कि जिस तरीके से प्रोजेक्शन की गई, दरअसल लोगों को ये पता कि डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे कौन काम कर सकता है और पॉलिटिकल इसकी लड़ाई कहाँ पर लड़ी जा सकती है। यही वजह कि लोग पार्टिसिपेट हुए और उन्हें चुनाव में हिस्सा। बिल्कुल, देखिए एक राइट प्लेटफॉर्म जो है जो 5 अगस्त के बाद हुआ, राइट प्लेटफॉर्म ये है कि अगर मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ तो मैं एज कर नहीं सकती हूँ कुछ, लेकिन मैं लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ उस पर कि आपने ये डिसीजन लिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसकी वजह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में उनके लोगों पे क्या होंगे। वो एक प्लेटफार्म है, लेकिन डीडीसी का इलेक्शन कोई प्लेटफार्म नहीं है 370 और 35A के इशू को एड्रेस करने का। हाँ, तो वो लोगों को मालूम था उस चीज़ का कि दिस इज नॉट ए प्लेटफॉर्म। दूसरी एक चीज़ है कि अगर हम 370 और 35A जो है उसके हवाले से अगर हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, वो एक है जहाँ पर हम आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो ये अब आज का तो ज़माना है नहीं कि आप कोई चीज़ कह दें हमने ख्वाब देखा और ख्वाब में हमने ये देखा और कश्मीरी जो हैं चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, सबको मालूम है, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं अच्छी तरह, ये चीज़ें नहीं चलती हैं ज़्यादा देर। अब जो इत्तेहाद है, चूँकि अब आप पॉलिटिक्स में भी है, इलेक्टेड पॉलिटिक्स से आप उभर कर आई हैं, ये जो पीएचडी का रोल है अभी के दिन में, कैसे सफीना बेग इसको पॉलिटिकली देखती है और टेक्निकली वो जो स्लोगन उनके हैं वो कितने फिट आज के दिन में बैठते हैं? पीएचडी का जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, पहली बात यह है कि कश्मीर में
सिर्फ पीएचडी स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, मैं तो कहती हूँ कि सिविल सोसाइटी भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, आम लोग भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका वोटर जो वोट आपको डालता है वो भी एक स्टेक होल्डर होता है। आप जहाँ तक पीएचडी की बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, लोगों के सामने आया है सारा कि हमारे मतलब यहाँ से जब ये मीटिंग करने के बाद महबूबा जी की स्टेटमेंट्स क्या रही, उमर साहब की स्टेटमेंट्स क्या रही, वो लोगों के सामने आया है। मेरा मुनासिब नहीं उस पर बात करना। बात हम इसलिए आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो आप कानून को जानती हैं और बेग साहब के भी नज़दीक है, जिन्होंने कानून को लेकर काफ़ी लड़ाई इस हवाले से लड़ी भी है, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसमें बेग साहब भी एक एप्लीकेंट है। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि मौजूदा दौर में जब ऑल पार्टीज़ मीटिंग यहाँ पर, उसके बाद मैं ज़रा डीडीसी पर दोबारा भी आऊँगा, ऑल पार्टीज़ मीटिंग को आप कैसे देखती हैं पर्सनली, पॉलिटिक्स को अलग छोड़ के आप कैसे उसको देखती हैं, और उसके बाद जो सियासत हुई उसे आप कैसे देख रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग का जो था, एक बार मैंने बहुत पहले आप ही के चैनल पे बात की थी, तब मैंने कहा था, वो रिकॉर्ड में भी है, मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तमाम लोगों को इनवाइट करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को, एंड अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस जम्मू की सिविल सोसाइटी एंड एज वेल एज कश्मीर की सिविल सोसाइटीज़ को भी बुलाना चाहिए। ऑल पार्टी में कहती हूँ कि इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप, बिकॉज हर चीज़ जो होती है वो बातचीत से होती है, खामोशी से कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, और ये पहला स्टेप था। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आज पहले दिन मिले तो पहले दिन ही सारी चीज़ें डिसाइड हो जानी है, मगर इससे एक दीवार, एक जो इनके दरमियान एक पर्दा था, ये उठ गया, और मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की बातचीत जो है ये जारी रहनी चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स जो है सिर्फ मादूद पॉलिटिकल पार्टीज़ तक नहीं रहने चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और यहाँ के होम मिनिस्टर साहब से ये भी कहती हूँ कि आपको वहाँ की सिविल सोसाइटी से भी बात करनी चाहिए, उनकी क्या है कंसर्न्स हैं, उनके क्या है इसके हवाले से सजेशंस हैं, उनको भी लेना चाहिए। इसी तरह जम्मू कश्मीर जो है वो सिर्फ कश्मीर सेनेट्रिक तक मादूद नहीं होता है, हमारा पीर पंजाल का एरिया है जहाँ पर गुजर पहाड़ियों की ठीक ठाक आबादी है, उनको भी सुनना चाहिए। आपने लद्दाख को सुना, आपने करगिल को बुला के सुना, आपने एक बहुत बड़ा चंक जो पीर पंजाल है और उससे मज़ीद जो पहाड़ी एंड गुजर्स कश्मीर में भी रहते हैं, आपने उनको नहीं सुना। इसलिए आपको उनको भी बुलाना है, उनको भी सुनना है कि वो अपनी क्या सजेशंस आपके सामने रखते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये हमारी एक बड़ी बदकिस्मती रही है कि कहते हैं कि जहाँ पर किसी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट हो, वहाँ पर एक मुहावरा है कि वहाँ पर प्रोपोगंडा जो है फ्लोरिश करता है, लेकिन जो सच होता है वो कैजुअलिटी बन जाती है। तो ये चीज़ कश्मीर में भी है, कोई नई चीज़ है नहीं। अगर कश्मीर में कोई पॉलिटिकल लीडर अपने लोगों को कोई सही बात कहना चाहता है तो सबसे पहले हमारा जो सोशल मीडिया है वहाँ पे मेरे बहुत सारे होंगे, उस पर भाई होंगे, बहन होंगे। मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप सोशल मीडिया को जो है एक राइट प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि अननेसेसरी एक बना देते हैं, नेगेटिविटी सर्कुलेट करते हैं। तो हमारा ये मकसद ये होना चाहिए था कि ऑल पार्टी मीटिंग में जितने लीडर गए थे जम्मू कश्मीर से, मुझे लगता है कि हर एक ने अपने तरीके से जम्मू कश्मीर की बात रखी होगी। कोई ये तो नहीं क्या होगा कहने के लिए, नहीं जी आप जम्मू कश्मीर के लोगों पे और जुल्म करो, उनके बारे में ये करो। हर एक ने अपने अपने तरीके से, अपने स्टाइल में और अपने इंटेलेक्ट जो उनका होगा उस हिसाब से बात की होगी। बेसिकली जम्मू कश्मीर में जो मसला 5 अगस्त को वही कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही तब तक बीजेपी नहीं थी, और हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इस चीज़ को कि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था 370-35 को ख़त्म करना, लेकिन ये अकेली बीजेपी ने नहीं ख़त्म किया है, बल्कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने ख़त्म किया, जिसमें और भी बहुत सारी पार्टीज़ ने इनको सपोर्ट किया इनके साथ। इवन केजरीवाल जैसे आदमी ने सपोर्ट किया, इवन कांग्रेस का स्टॉलवर्ड्स ने इनको सपोर्ट किया इसमें। सो पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है लोगों की आवाज़, तो अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी बात करनी पड़े, मैं उनको भी कहूँगी सर, क्योंकि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को झूठ नहीं बोल सकती कि सारा गुडी गुडी है, आपने बहुत अच्छा कर लिया, आपने अपना एजेंडा पूरा किया, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया फॉर बीजेपी। लेकिन मैं उनकी दुश्मन हूँ, मैं देश की दुश्मन हूँ कि मैं अपने देश को, अपनी नेशन को झूठ बोलूँ और मैं यहाँ पर अपने कुछ पॉइंट्स स्कोर करने के लिए आऊँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको बैलेंस करना पड़ता है
आपको अपने लोगों को भी बोलना पड़ता है सच। और जो लीडरशिप यहाँ पर है, आज मोदी जी हैं, कल हो सकता है कोई और हो, इससे पहले कोई और थे, आपने उनको भी हकीकत बतानी है। ये नहीं है कि मैं उनके पास आऊँगी, मैं उनको फ्लटर करूँगी, आपने बिल्कुल नहीं। दिस इज़ वेरी बैड एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से। हमारे कुछ लोग हमारे अपने हैं, वो आते हैं और वो यहाँ आके कहते हैं कि सर आपने तो बिल्कुल ठीक कर दिया, आपने तो बड़ा अच्छा कर दिया। हाँ, और फिर कश्मीर में जाते हैं। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन टू ब्लेम गेम, लेकिन इस सारी कन्फ्यूजन की वजह से हमारे नौजवान, जो हमारी 3 जनरेशन मैंने भी देखी है, मैं जब कॉलेज यूनिवर्सिटी थी मैंने वायलेंस देखा है, और मेरी जो बच्चियां हैं दे आर माइनर, वो भी ये सब देख रही हैं। हमारी कितनी और जनरेशन ये सब देखेंगी। आपका ये मानना कि जो दिल्ली से लेकर श्रीनगर लीडरशिप आती है, यहाँ पर जब वो बात करती हैं उस बात को न तो वो वहाँ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, न वहाँ की बात को यहाँ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए सब कुछ किया जाता है। मेरे सब सीनियर हैं या बहुत सारे मेरे साथ मेरे कुलीग्स होंगे, मैं एक बड़ी एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, कोई पॉलिटिशियन वगैरह, मैं बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, आई स्वेयर, और मैं दिल से बोलती हूँ, ये मेरी आदत है, बड़ा हम्बली। और मैंने बेग साहब से यही सीखा है, बिकॉज इज़ माई मेंटोर आल्सो। उनको इतना सफ़र करना बोला, सच बोलने पे इतना सफ़र करना पड़ा, बिकॉज एक तो उनके वैल्यू सिस्टम वैसा है, दूसरा उनका एक्सपोजर हार्वर्ड में रहा, उन्होंने सारा देखा है, वो हिस्ट्री को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ही इज़ द बेस्ट लीगल ब्रेन, वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। तो कई दफ़ा कश्मीर जैसी जगह में जब वो सच बोल देते हैं तो मैं एज ए फैमिली बहुत विक्टिम रही हूँ उस चीज़ का, लेकिन फिर मुझे अपनी जगह फ़ख्र महसूस होता है, चाहे कुछ भी हो, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे लीडर बोलते हैं, अल्टीमेटली ट्रुथ प्रिवेल्स। अच्छा सफीना बेग साहिबा, 5 अगस्त के डिसीजन को ज़ाती तौर पर अब कैसे देखते हैं? मैं ज़ाती तौर पे मैं ये कहती हूँ कि देखिए, जम्मू कश्मीर जो थी, पहले तो पार्टीशन की वजह से जम्मू कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ा। अगर पार्टीशन ना होता, पहली बात है, तो हमारा देश कितना बड़ा होता। आप इमेजिन करें, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट और बड़ा मुल्क होता है। सो पार्टीशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम रही इन दोनों मुल्कों के लिए। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वो जम्मू कश्मीर बना, अदरवाइज जम्मू कश्मीर तो इसका हिस्सा भी नहीं था, जो पार्टीशन का था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में इसकी ऑटोनॉमी तो इरोड होती रही और कोई चीज़ वापस नहीं आई। अब जो ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। मैंने आपसे फिर कहा कि जिस तरह बेग साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू 3 किस्म के इश्यूज होते हैं, और बेग साहब के बारे में लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, वो जिनके सब जुडिस है, क्यों नहीं बात कर सकते। जब बीजेपी ने बाबरी मस्जिद के बारे में, मैंने आप ही का एक प्रोग्राम देखा था, बाबरी मस्जिद का केस पेंडिंग था तो बीजेपी कंपेन चलाती थी, ये करती थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है, एक सिविल मैटर होता है, क्रिमिनल मैटर्स होता है। सिविल मैटर जो था, बाबरी मस्जिद वाज ए सिविल मैटर बिटवीन 2 पार्टीज ओनरशिप को लेके। 335 एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसमें क्लियर कट जजमेंट्स होती हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं ये बाद में कानून बन के आता है। तो इसमें इसके बारे में बात करने के लिए राइट जो प्लेटफॉर्म है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो अगर कोई भी, ये बीजेपी भी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिशियन बात करेंगे तो ये हो जाएगा। हम इन सेंसिटिविटीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, बिकॉज हम लॉ को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये बीजेपी करवाने की कभी कोशिश नहीं की। ऐसा भी होगा ना, क्योंकि जब लीडरशिप की हम बात करते हैं तो लीडरशिप ने कहा कि क्यों नहीं जी, हम जी वो करेंगे ये करें, तो एक नोशन नीचे चला गया कि भाई ये तो मामला है, इस पे तो बात हो सकती है। कभी ये समझाया नहीं गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को कैसे बात तो मैं आपके साथ प्राइवेटली बात कर रही हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस वक्त मैं एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करना चाहूंगी इसके हक में या इसके खिलाफ, जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, दैट इज कंटेम्प्ट। समझ गए आप 370 को जहां तक मैं देखती हूँ, मैं बिल्कुल एज ए कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे की हैसियत से देखती हूँ, मुझे तो पता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो सच है, ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन ये पार्लियामेंट ने किया है, तो हम इसमें, पार्लियामेंट को लोगों का मैंडेट है, हिंदुस्तान के लोगों का मैंडेट है पार्लियामेंट को, तो ये पार्लियामेंट ने किया है। अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस पार्लियामेंट ने आपको 370 लिया, यही पार्लियामेंट या यही बीजेपी हमको 370 वापस देगी। दिस इज स्टूपिडनेस। अगर हम अपने लोगों को कहेंगे ओ हम जा रहे हैं, हम जी उनसे छीन लेंगे 370, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसको लेने का और एक ही है, वो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ, आप जानते हैं इस मुल्क की खूबसूरती थी यहाँ के इंस्टीट्यूशंस की, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस। मुझे अब हो सकता है कंटेम्प्ट भी हो जाए, चलो ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट जहाँ जस्टिस भगवती जैसे होते थे, नरिमन जैसे होते थे, इतना प्रोएक्टिव सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 370 और 35 ए पे मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को, मैं ये यहाँ से एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट को मैं कहती हूँ कि 370 और 35A पे में आप आर्ग्यूमेंट सुनना चाहते हैं, हमारी साइड से भी, बीजेपी की साइड से भी, लेकिन आप सो मोटो डिसाइड कर सकते थे जो स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरी, मतलब वो तो टोटल वायलेशन है, वो तो मतलब किसी भी एंगल से वो पॉसिबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा गवर्नमेंट का इंतजार करना है, या हम में से कोई जाएगा और चैलेंज करेगा, उनको तो खुद सो मोटो इस पे लेना चाहिए था कि ये कैसे हो गया, इनफैक्ट डिले हो गया उसमें। तो 370 को ख़त्म करने के पावर्स जो थे, जैसे बहुत सारे लोगों को ये था कि एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, नहीं, ये टेम्परेरी प्रोविज़न नहीं था, ये 56 में ही परमानेंट हो गया था। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, वन इज़ 370, वन इज़ 371। 371 इज स्पेशल प्रोविजन और हमारा 370 को लिखा था टेम्पररी प्रोविजन। टेम्पररी इसलिए इसको ऐड किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको पावर्स दिए गए थे इसको अल्टर करना, इसको अमेंड करना, इसको कंटिन्यू करना, इसको ना रखना। 1954 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना रेजोल्यूशन दे दिया कि यस वी विल कंटिन्यू विद 370। हाँ, 56 पे वो डिसॉल्व होगी तो इसके साथ ही दैट मींस वो वर्ड खत्म हो गया एंड ये परमानेंट हो गया। ये एक बड़ी लीगल टर्म है जो मेरे ख्याल से हमारे जम्मू कश्मीर के नाजरीन भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती रही, उन्होंने कंसल्टेशन इस मामले पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं कि भैया ये टेम्परेरी वर्ड जो है इसको हटा दीजिए? क्योंकि बड़ी बार हम देखते हैं कि एक्ट्स में बड़ी तरमीमें होती रहती हैं, इफ्स एंड बट्स करते रहते हैं, तो ये कर सकता था शायद उस। मैंने चाय से कहा आज तो चाय पीने का भी वक्त नहीं है। चाय ने कहा थोड़ा सा वक्त।